शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के माज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रामनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि आज की कहानी बहुत ड्रामनी है। सिलसिला शुरू करते हैं आज की कहानियों का। आज की कहानी रिजवाना शेयर कर रही है। रिजवाना कहती है, हम लोग सरगोदा के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी की खौफनाक तरीन कहानी शेयर करूंगी। अब हम लोग सरगोदा चीमा कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन ये कहानी आज से करीब 16 वर्ष पुरानी है। हम लोगों की जिंदगी के वो खौफनाक दिन, वो खौफनाक दौर जिसे हम लोग कभी भी नहीं भुला सकते। उस वक्त हम लोगों में से किसी भी बहन भाई की शादी नहीं हुई हुई थी, तो पढ़ाइयाँ भी चल रही थी। हम लोगों ने सरगोदा वाटर सप्लाई रोड पर एक घर लिया रेंट पर। जो पहले वाला घर था वो हम लोगों का आबाई घर था, दादाजी का। तो दादाजी की डेथ के बाद बंटवारा हो गया घरों का, सब अलग अलग हो गए। चाचू थे, 2 चाचू थे मेरे, पुप्पो थी, वो लोग अलग हो गए, हम लोग अलग हो गए। तो हम लोगों ने उस घर खरीदा नहीं था, अभी रेंट पर ही हम लोग अलग हुए थे। और ये हम लोगों की जिंदगी की पहली बार थी उस घर को छोड़कर किसी रेंट वाले घर में जाना। तो वो घर जो था हम लोगों को उस वक्त मिला सरगोदा वाटर सप्लाई रोड पर। उससे पहले जो हम लोगों का आबाई घर था वो इकबाल कॉलोनी में था। हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हुए। घर खासा बड़ा था, पौधे वगैरह दरख्त लगे हुए थे उस घर में। एक घर में जब दाखिल होते थे तो एक साइड पर एक जैसे पूरा एक प्लॉट सा था, वहां पर बहुत ज्यादा पौधे और दरख्त भी लगे हुए थे। फिर आगे बाकी जो घर का हिस्सा होता है, कार पोर्च भी था। तकरीबन 8-10 मरले का घर था, खासा बड़ा घर था भी बड़ा खूबसूरत, और रेंट भी बहुत कम था। हैरत अंगेज बात ये थी, इतना बड़ा घर था और रेंट भी कम था। तो अब्बू ने जब देखा, हम लोगों को दिखाया, हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हमें यही ऐसा ही खुला घर चाहिए। सामान भी हम लोगों का था, लेकिन इतना ज़्यादा सामान नहीं था जितना बड़ा वो घर था, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में से आए थे। तो वहाँ पर हम लोगों के सिर्फ 2 कमरे होते थे। तो फिलहाल तो हमारे पास वही सामान था 2 कमरों का। उस घर में शिफ्ट हो गया। उस घर में 4 बेडरूम थे, ड्राइंग रूम था, किचन, 2 वॉशरूम, ऊपर वाले हिस्से पर भी 2 कमरे थे, खासा खुला छत था, 2 सेन थे, एक आगे वाला हिस्सा, एक घर की बैक साइड पर भी लॉन्ड्री एरिया था। वो जो लॉन्ड्री एरिया था वो बिल्कुल सुनसान था। वहां पर भी 1-2 दरख्त लगे हुए थे, लेकिन वो जगह ऐसी थी जैसे उस घर का हिस्सा है ही। पता नहीं, वहां पर एक अजीब सी वहशत थी, एक अजीब सी खामोशी थी। उस जगह पर जब हम लोगों ने अपनी मशीन वगैरह सेट की, वहां पर कपड़े धोने वाली तार भी लगी हुई थी, तो वहीं पर हम लोगों ने भी कपड़े धोने थे। बहरहाल सामान वगैरह रख दिया 2 कमरों में। बरामदा था, सहन था, वहां पर चारपाइयां वगैरह बिछा ली सोने के लिए। गर्मियों में ही शिफ्ट हुए थे उस घर में भी। तो अभी हम लोगों की, जैसे मैंने बताया कि मैं दोनों बहनें कॉलेज में जाती थी। एक मेरा भाई था, वो भी कॉलेज में ही पढ़ता था। 3 हम लोग बहन भाई थे, अम्मी अब्बू। उस घर में आते साथ हम लोग इतने बड़े घर में आने के बावजूद भी उस तरह से खुश नहीं थे। हमें हमारा पुराना घर याद आता था। इस घर में हम लोगों की दूसरी रात थी। पहली रात तो इतना खास महसूस ही नहीं हुआ, थके हुए ही बहुत थे। दूसरी रात थी तो हम लोग बरामदे में चारपाइयां हम लोगों ने बिछाई हुई थी, सहन में नहीं सोए थे। बरामदे में चारपाइयां बिछाई थी, खुला बरामदा था, बड़ी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम भी कुछ खराब ही था। तो हम लोग वहां पर जैसे ही सोए, थोड़ी देर के बाद ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से घर के किसी हिस्से में ऐसी आवाज आ रही है जैसे कोई लोहे का ताला तोड़ रहा है। वाज़े तौर पर लग रहा था कोई ताला टूट रहा है या किसी दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही है।
अबू फौरन से डर के उठे। अबू ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर वगैरह हो, नई जगह है, नया इलाका है, मैं देखता हूँ। अबू उठे, अबू ने मेरे भाई को भी जगाया, मेरा भाई भी जाग गया। अबू और भाई चारों तरफ से देख कर आए, कहीं कुछ भी नहीं था। बाहर से आवाज आ रही थी। अबू ने कहा कि नहीं, हमारे घर में नहीं आवाज, बाहर से कहीं से आवाज आ रही है। आवाज से पिछले शहर वाली साइड पर, शायद उस तरफ दूसरी साइड पर कोई वर्कशॉप थी या कोई कारखाना था, हमें नहीं पता। आवाज वहां से आ रही थी। आधी रात का टाइम था, आवाज आ रही थी। इसी तरह से हम लोग सोए, सुबह जाके उठे, काम शाम किया रूटीन के साथ ही। छुट्टियां हम लोगों को हुई थी, कॉलेज बंद थे हम लोगों के, जून का महीना था। तो छुट्टियों में मेरे भाई ने एडमिशन लिया था कंप्यूटर कोर्स में। अबू काम पर चले गए, वो अपनी एकेडमी चला गया। अम्मी ने मुझे कहा कि ऐसा करो, कपड़े वगैरह धो लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा कपड़े जमा हुए थे शिफ्टिंग में भी। तो बैक साइड पर जाकर मैंने कपड़े धोना शुरू कर दिए। कपड़े वगैरह धोए, वहाँ पर तार पर बिछा दिए, कुछ छत पर डाल दिए। छत पर भी काफ़ी ज़्यादा खुली जगह थी। जब ऊपर मैं छत पर कपड़े बिछाने के लिए गई तो मेरी नज़र उस पिछले हिस्से की तरफ गई, वो जो पीछे हिस्सा था। ना तो वो कोई फैक्ट्री थी, ना ही कोई वर्कशॉप थी। वो एक खाली सा प्लॉट था, ग्राउंड सा था। 4 दीवारी में कवर था और दरवाजा भी लगा हुआ था, बंद जगह थी बिल्कुल। वहां पर एक कमरा सा था और उसके आगे खाली जगह, सारा प्लॉट खाली था। बाकी दरख्त भी उगे हुए थे, झाड़ियाँ भी थी, बड़ी पुरानी जगह लग रही थी। जो कमरा था उसका दरवाजा जो था, खुला हुआ दरवाजा था। मैं झांक कर उस तरफ देखने लगी कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं। तभी एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे उस कमरे से झांक कर किसी औरत ने देखा। मुझे वाज़ेह तौर पर एक औरत नजर आई। मैं थोड़ी सी पीछे हटकी कि शायद कोई औरत होगी, मुझे क्या जरूरत है किसी को देखने की। थोड़ी देर गुजरी, वो औरत ऐसे देख रही थी जैसे किसी को देखकर कुछ छुपता है। मैं बड़ी हैरान कि इस उजाड़ में ये औरत कैसे रहती होगी। यहाँ तो टूटे फूटे पत्थर पड़े हुए हैं, झाड़ियाँ उगी हुई हैं और जगह भी देखने में ऐसी है जैसे जमानों से बंद जगह है। कैसे रहती होगी ये औरत यहाँ पर। कमरा भी एक साइड से थोड़ा सा टूटा हुआ था। इन्हीं सोचों में मैं बस देखती जा रही थी। 2 बार उसने मुझे देखा। पीले से रंग का सूट पहना हुआ था। मैं पीछे हट के मैं नीचे आ गई। मैंने अम्मी को बताया, मैंने कहा अम्मी, पीछे कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है, ना ही कोई वर्कशॉप है जहाँ से रात को आवाज़ें आ रही थी। ये तो खाली सा प्लॉट और एक कमरा है, इसमें टूटा हुआ। अम्मी, वहाँ पर एक औरत थी। औरत पता नहीं झांक झांक कर मुझे क्यों देख रही थी। अम्मी कहती शायद उसे अच्छा नहीं लगा होगा कि तुम ऊपर खड़ी होकर तुम देख रही हो। हर बंदे की अपना एक तरीका कार होता है, तो ऐसे नहीं देखती ऊपर से। मैंने कहा कि ठीक है, गलती होगी, आइंदा नहीं देखूंगी। अब उस प्लॉट में और पिछले शहर में जो दीवार थी वो ज्यादा ऊंची नहीं थी। ऊंची इस सेंस में नहीं थी कि बहुत ऊंची दीवार नहीं थी। अगर वहां पर कोई एक तो ईंटें रखकर हम लोग झांक कर दूसरी तरफ देख सकते थे, इस स्टाइल की दीवार थी। तो शाम हो गई, थोड़ी सी आंधी सी चल रही थी। तो अम्मी ने मुझे कहा कि जाकर कपड़े वगैरह उतार लो, ऐसा ना हो बारिश आ जाए, कपड़े गीले हो जाए। मेरी बहन जो थी वो पढ़ रही थी, तो मैं उठी। मैंने सोचा चलो मैं ही जाकर उतार लेती। मैं पिछले सहन में आई। अंधेरा था वहां पर, अभी बल्ब वगैरह नहीं लगाया हुआ था। वहां पर अंधेरा था। तो एकदम से मेरी नजर पड़ी, मुझे ऐसा लगा जिस तरह से उसी सहन के कोने में कोई खड़ा हुआ है। मुझे चमकती हुई आंखें नजर आई। अब वो आंखें थी या जो भी था, मुझे कुछ चमकता हुआ महसूस हुआ। मैंने पूछा कौन है यहाँ पर, सामने आओ, कौन है। अभी मैंने इतना ही कहा तो वो जो कुछ भी था वो जैसे गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। वो आंखें, वो चमक जो भी थी वो हट गई। मुझे लगा मेरा वहम है। मैं कपड़े उतारने लगी। जिस वक्त मैं उस तरफ से तार वाली साइड पर गई, बेडशीट्स डाली हुई थी वहां पर, मैं वो उतारी थी। तो जब मैंने वो एक चादर उतारी, मुझे ऐसा लगा मेरा हाथ किसी ने पकड़ा है। वो हाथ जो था वो, उसका लम्स ऐसे था जैसे कोई आग है। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई किसी ने आग मेरे हाथ के ऊपर रख दी है। लिटरली मेरा हाथ जल गया था। चीखें मारने लग गई। मैंने कपड़े वहीं पर फेंके। मेरा शोर सुन के अम्मी अबू भागे, भाई मेरे ने इमरजेंसी लाइट उठाई हुई, वो लोग आए। मैं रो रही थी।
अम्मी ने कहा क्या हुआ तुम्हें, मुझे पकड़ा। वो लोग डर गए कि शायद कोई चीज काट गई है। वो कपड़े वगैरह वहीं पर सारे फेंके और मुझे लेकर उधर रोशनी में आए। आकर देखा तो मेरा अच्छा खासा हाथ जला हुआ था। बैक साइड से जैसे फिंगर से लेके हाथ की आधी हथेली तक रेड हो चुकी थी, जिस तरह से हम लोगों का हाथ जलता है किसी इस्त्री से या किसी गर्म चीज के लगने से। मैं तो रोती जा रही थी, मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी। वो उसके ऊपर जब बर्फ वगैरह लगाई, टूथपेस्ट लगाई कि मुझे जरा थोड़ी वो ठंड सी महसूस हो। मैंने लोगों को बताया कि जब मैं गई हूँ तो मुझे वहां पर कुछ चमकता हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई आंखें हैं। तो मैंने पूछा वहां पर कौन है, तो वो एकदम वो चमक खत्म हो गई। मैं अपने ध्यान में तार से कपड़े उतार रही थी, तो जब मैं वो बेडशीट उतारने लगी मुझे लगा मेरा हाथ किसी ने पकड़ा है। अम्मी वो कोई आग थी, देखते हुए जैसे कोई अंगारे थे। सब डर के बहुत ज्यादा कि ये कैसे हो गया ये वो। फिर अम्मी ने कहा कि वो कपड़े तो सहन में रह गए, वो तो उठाने हैं। फिर इमरजेंसी लाइट में लेकर वो गए और सारे कपड़े वगैरह वहां से उठा कर लाए। वो जो बेडशीट थी हम लोगों ने तार पर बिछाई हुई थी, वो बेडशीट आधी उस साथ वाले प्लॉट में गई हुई थी, जैसे किसी ने उस चादर को खींचा अपनी तरफ। लोगों को ये लगा शायद हवा से उड़कर गई होगी। आंधी खासी तेज थी। अब आंधी में एकदम से बहुत तेज आंधी शुरू होगी, सही जिस तरह से तूफानी आंधी आती है कभी कभी, बारिश से पहले थंडर स्टॉर्म आता है, वो हालत थी। उसमें अजीब चीखें थी, इतनी डरावनी चीखें थी, वो इतनी डरावनी चीखें थी कैसे लग रहा था कोई औरत चीख रही है, चिल्ला रही है कोई औरत। बहुत ज्यादा चीखों पुकार सुना हमने। अम्मी अब्बू कहते हैं कि जब हवा बहुत तेज होती है तो दीवारों के साथ जब हवा टकराती है तो ऐसी चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन वो अलग आवाजें थी और किसी की चीखों पुकार अलग थी। मेरी बहन ने जब मेरा हाथ देखा वो भी डर गई। उसे भी मैंने बताया, मैंने उसे कहा कि पता नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ है। तुम्हें पता है पहले दिन से मैं कह रही हूँ कि जो पीछे वाला हिस्सा ये बहुत ज्यादा वीरान है। उस रात बहुत ज्यादा बारिश हुई, बारिश में भी वो चीखें सुनाई दे रही थी। देर रात के मैं जागती रही और मैं वो आवाजें सुनती रही। बहुत डरावनी आवाजें थी, वो चीखों पुकार थे, जैसे कोई औरत है और वो मुसलसल चीख रही है, रो रही है। यहाँ तक कि उन चीखों में सिसकियां भी थी। कई रात के पिछले पहर में मेरी भी आंख लगी, मैं भी सो गई। सुबह जाके हस्बे मामूल काम शाम शुरू किए। मेरा हाथ अभी भी बिल्कुल रेड था और हल्के हल्के ऊपर छाले भी बन गए थे। फिर उठकर मैंने हाथ धोया, ऊपर मैंने वो ट्यूब वगैरह लगाई कुछ कि मुझे कुछ सुकून मिले। जलन अभी भी थी। नाश्ता वगैरह किया। घर में बहुत ज़्यादा पत्ते बिखरे हुए थे क्योंकि वहाँ पर खासे दरख्त थे और पत्ते बिखरे हुए थे। फिर जब हम लोगों ने सारी सफाई वगैरह की, शाम हो गई। आज भी बादल खासे गहरे थे। खाना वगैरह हम लोगों ने बनाया। हम लोग बरामदे में ही ज़्यादातर चारपाई बिछा कर बैठते थे क्योंकि मौसम बहुत प्यारा लगता था। सामने वो बड़ा सा प्लॉट था, एक तरफ दरख्त थे। अम्मी और अब्बू और मेरा भाई ये लोग टीवी देख रहे थे। मैं और मेरी बहन हम लोगों ने खाना खाया। हम लोग भाई बरामदे में ही बैठे बातें कर रही थी। बड़ी ठंडी हवा चल रही थी, चाय पी रही थी। टाइम होगा रात के 10:30 पौने 11 बजे का। एकदम से चारपाई के पास एक पत्थर आकर गिरा, जैसे उस प्लॉट की तरफ से जो सामने दरख्तों वाली जगह थी, वहां से किसी ने कोई पत्थर उठाकर हमारी तरफ फेंका। ये ऐसा लगा जैसे दूर से कोई चीज गिरी है, आकर बिल्कुल चारपाई के साथ वो लगी। हम दोनों चौंके कि ये क्या गिरा है। देखा तो एक पत्थर था, जैसे कोई ईंट का टूटा हुआ छोटा सा पत्थर होता है, वो था। हम लोगों ने देखा कि छत से गिरा है। कहाँ से गिरा, ये पत्थर आया कहाँ से है। हम लोगों ने वो पत्थर उठाकर एक साइड पर फेंक दिया। हम लोग नॉर्मल हो गए। 2-3 सेकंड गुजरे, एक और पत्थर आया। अब वो चारपाई के ऊपर आया। उस पर मेरी बहन बैठी हुई थी। कहती ये पत्थर कौन फेंक रहा है। एकदम हम लोगों की नजर पड़ी जिस तरह सामने दरख्त थे। आप लोग यकीन करें, हमने वहां पर एक औरत को देखा खड़े हुए जो दरख्तों में ऐसे झुकी हुई थी। बिल्कुल उसकी कमर ऐसे झुकी हुई थी और दरख्तों के दरमियान में खड़ी थी। सफेद कलर की आंखें थी। हम लोग अपनी आंखों से उसको देख रहे हैं। हम लोगों ने शोर डाल दिया कि घर में कोई है। अभी दरख्तों में कोई औरत खड़ी है। अम्मी अब्बू भागे, बाहर आए, भाई आया।
आगे जाकर देखा, जैसे ही मेरा भाई भागता हुआ दरख्तों के पास गया, अभी वो दरख्त के पास है तो उसे इतना जोर से किसी ने धक्का दिया, ऐसे उछल कर वो सेन में आकर गिरा। हम लोगों की तो जान ही निकल गई। उसकी कमर पर बहुत चोट लगी थी, अल्लाह ने उसे बचाया। जिस जगह पर वो गिरा उसके बिल्कुल पीछे एक पानी वाली टैप लगी हुई थी दीवार के साथ, वो उसकी कमर के अंदर जाकर लगनी थी। वो चिल्लाने लग गया, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। इतनी मुश्किल से हम लोगों ने उसे उठाया, चारपाई पर लिटाया उसे। अब्बू भी बड़े हैरान हुए कि पाँव अगर फिसलता तो ये ऐसे तो ना गिरता, पाँव अगर फिसलता तो ये उसी जगह पर गिरता। ये तो ऐसे गिरा जैसे इसको वाज़े तौर पर किसी ने धक्का दिया है और ये जैसे उड़कर गिरा है, ऐसे गिरा था वो। उसकी तो हालत बड़ी खराब हो गई, ऐसे वो तड़प रहा था दर्द से। फौरन घर में पेन किलर पड़ी थी, वो दी, मालिश वगैरह की इसकी कमर पर। थोड़ी देर के बाद वो सो गया। हम लोगों को बहुत डर लग रहा था। अम्मी अब्बू जो थे उसकी परेशानी में थे, बार बार कमरे में जा रहे थे, उसे बुखार हो गया था। हम दोनों बहनें भी जा जाकर देख रही थी। उस वाली चारपाई खाली थी, बरामदे के एक एंड पर उसकी चारपाई होती थी, दूसरे एंड पर अब्बू की होती थी, सेंटर में हम लोगों की चारपाई होती थी। अब हम दोनों बहनें चारपाई पर लेटी हुई थी। 1 बजे का टाइम था। जिस तरफ मेरे भाई की चारपाई थी उसके साथ मेरी चारपाई थी। वो अंदर कमरे में था, मैं लेट की चारपाई पर। एकदम सोए से कि मेरा बाजू पता नहीं इसकी चारपाई की तरफ गया या मेरा बाजू लंबाई में था। गहरी नींद में मैं थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से मेरे हाथ के ऊपर किसी ने हाथ रखा है और वाज़े तौर पर मेरे हाथ को कोई दबा रहा है। अब नींद में तो इंसान हो, उसको कोई छेड़े समझ आ जाती है। जैसे मेरी आंख खुली, मेरे भाई वाली चारपाई के ऊपर एक औरत बैठी हुई थी, बिल्कुल मेरे करीब। मैं उसको अपनी आंखों से देख रही थी। उसके बिखरे हुए बाल थे, बहुत डार्क ब्लैक चेहरा था, सफेद कलर की आंखें थी और उसके हाथ छोटे छोटे उसके हाथ थे और मेरे हाथों के ऊपर वो अपना हाथ फेर रही थी। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शायद मैं नहीं बचूंगी जिंदा, क्योंकि मेरा सांस बिल्कुल ऐसा रुक सा रहा था खौफ से। एकदम मैंने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़वाया। जैसे पहले तो ऐसा था मेरी चीखें निकल रही हैं, कोई सुन नहीं रहा, मैं चिल्ला रही हूँ, मैं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन एक अजीब सा बोझ मेरे ऊपर है जो मुझे बोलने नहीं दे रहा। एकदम से जब मेरी चीख निकली वो गायब हो गई, उसी चारपाई पर बैठी बैठी गायब हो गई। मम्मी अब्बू को मैंने जगाया, मेरी बहन जाग गई। मैंने कहा कि मैंने भी यहाँ पर किसी औरत को देखा है। मम्मी तो सर पकड़कर बैठ गई और कहती हैं कि ये क्या हमारे साथ हो रहा है, हम किस जगह पर आ गए हैं। यहाँ तो इतने मामलात हैं, यहाँ तो जिन्नात ऐसे हमला कर रहे हैं कि आपने कौन सा घर ले लिया है। अब्बू भी परेशान हो गए कि ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, ये हमारे साथ हो क्या रहा है। डर के हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। मेरी बहन और मैं हम लोग कमरे में चली गई, अम्मी वो भाई के पास चले गए। खौफ इतना ज्यादा आ रहा था, वो खौफ हम लोगों के ऊपर इतना तारी था कि हमें गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। जून के महीने में हम लोग कमरे में जाकर से हमने कमरे के दरवाजे भी डर से बंद कर लिए। हम लोग अपने कमरे में थी, वो लोग अपने कमरे में थे। रात भर दरवाजे पर दस्तक होती रही और अम्मी की आवाज में वो हमें पुकार रही थी। 2 बार जब आवाज आई तो मेरी बहन उठने लगी, मैंने मना कर दिया। मैंने उससे कहा अम्मी नहीं है। उसको बुलाने का अंदाज अम्मी का नहीं था। आवाज अम्मी जैसी थी लेकिन बुलाने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई लय से बुला रहा है। जब उसने गौर किया, उसने भी कहा कि हाँ ये अम्मी की आवाज तो नहीं लग रही। तकरीबन फजर की अजान तक हमें वो आवाजें देती रही, कभी दस्तक देती, कभी आवाजें देती कि ये बाहर आए। सुबह जब हुई हम लोग जाके, मैंने अम्मी से पूछा अम्मी आपने हमें रात को बुलाया था? अम्मी कहती नहीं, मैं तो बाहर आई नहीं ना, मैंने तुम लोगों को बुलाया है। तुम लोगों की बहुत ज्यादा ऊंची आवाजें आ रही थी। मैं बड़ी हैरान थी कि ये लोग इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रही है, तुम लोग रात भर बोलती रही, सोई नहीं तुम लोग? हमने कहा कि अम्मी हम लोग तो बोले ही नहीं है, हम लोगों ने भला क्यों बोलना था इतनी रात को। हम लोग तो डर के मारे एक लफ्ज भी नहीं थी निकाल पा रही, हमें इतना खौफ आ रहा था वहां पर। अम्मी कहती रात भर कमरे में तुम लोगों की कह के, तुम लोगों की ऊंची आवाज में बोलने की आवाजें आ रही थी।
इस तरह से उस तरफ उनको आवाज़ें सुनाई दे रही थी, इस तरफ हमें आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अब्बू ने कहा कि मैं आज जाकर किसी साहिबन को लेकर आता हूँ, पता तो करें अब इतनी जल्दी हम घर कैसे छोड़ें। अभी तो इस घर में आए हमें 10 दिन भी नहीं हुए और इतने ज़्यादा मामलात शुरू हो गए हैं। अब्बू ने आज जाकर पता किया, अब्बू को किसी ने बताया कि एक बुजुर्ग हैं, वो सेटलर होम वाली साइड पर होते हैं, आप उनके पास जाए। अब्बू ने कहा कि ठीक है मैं जाऊंगा आज उनके पास। अब्बू गए, वो थे नहीं। 2 दिन के बाद उन बुजुर्ग ने आना था, वो खुद कहीं शहर से बाहर गए हुए थे। वो वापस आ गए। उसी रात की बात है, हम दोनों बहनें काम कर रही थी ड्राइंग रूम में। वहाँ पर वो सोफे वगैरह रखे थे, उनके कुशन ठीक कर रही थी हम लोग। कुशन नए चढ़ाने थे ऊपर, पुराने कुशन थे वो उतारे थे, ड्राइंग रूम को सेट कर रही थी कि सुबह अगर वो आमिल आ गए तो पूरा घर देखेंगे। वो हम लोग अभी सेट कर ही रही थी, एकदम से हम लोग क्या देखती है, जिस ड्राइंग रूम के पर्दे थे उनके पास जैसे छन छन की आवाज आई। पहले जैसे हम लोगों ने देखा तो वो पर्दे इस स्टाइल पे लगे हुए थे कि उसके पीछे एक जैसे छोटी सी जगह थी, वो हमने खाली छोड़ दी थी। पता नहीं वो उन्होंने क्यों बनाई थी, जैसे छोटी सी गैलरी टाइप थी एक तरफ, शायद कोई मकसद था उसका, कोई खाली जगह थी बिल्कुल। वहां पर वुड वर्क हुआ था, उसकी समझ नहीं आती थी वो क्यों है। वहां तक हमारे पर्दे लंबे लगे हुए थे, तो नीचे से वो थोड़ी थोड़ी जगह नजर आ रही थी। वहां पर हमें आधी आधी टांगे नजर आई, जैसे कोई घघरा चोली पहनकर खड़ा है, जो एक राजस्थानी लिबास होता है, उसने वो पहना हुआ था। और वो एकदम से जैसे चलकर 2 से 3 कदम आगे हुई। हम लोग तो भागे बाहर शोर मचाती हुई कि ड्राइंग रूम में कोई है। हमने ड्राइंग रूम में किसी औरत को देखा। अब्बू ने जाकर ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया। जिस टाइम अब्बू ने जाकर ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद किया, अब्बू ने उसका चेहरा भी देखा। वो डर गए। अब्बू ने कहा मैंने बहुत खौफनाक औरत को देखा है ड्राइंग रूम में, सोफे के पास खड़ी थी, छोटा सा कद था, बहुत बड़ा सा पेट था, बहुत ब्लैक कलर था और यही लिबास पहना हुआ था जैसे ये लोग बता रही हैं। माथे के दरमियान एक बहुत लंबी काले रंग की लाइन लगी हुई थी। अब तो हमें यकीन हो गया, अब्बू ने भी आंखों से देख लिया, सबने देख लिया कि ये कोई वहम नहीं है। इस घर में जो भी मखलूक है वो है और वो अपना आप जाहिर कर रही है। मगरिब के बाद तो उसने रुकना ही नहीं। मगरिब के बाद एक्टिविटीज शुरू हो जाती थी, कभी दरख्तों के ऊपर हलचल, कभी पिछले हिस्से में जैसे कोई मशीन को छेड़ता है। यहाँ तक कि एक दफ़ा ऐसा हुआ, हम लोगों की जो वॉशिंग मशीन थी उसका स्विच ऑन कर दिया रात को, जैसे हम लोग चलाने के लिए, यूज़ करने के लिए उसको चलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मशीन चल रही थी। हम लोगों ने जाकर बंद की, डरते डरते गए। उस साइड पर अंधेरा था बिल्कुल, कोई ना ट्यूबलाइट थी ना बल्ब, ना ही हम लोगों ने लगाया। हम लोग उधर खौफ के मारे जाते ही नहीं थे। इसी तरह से 2 दिन गुजरे, वाक़यात होते रहे इन बिटवीन, जैसे किसी आवाज़ का आना, किसी का नजर आ जाना जैसे गुजर कर जाता है, ये चीज़ें आम थी वहाँ पर। घर बहुत बड़ा था, डर लगता था हमें। फिर वो 2 दिन के बाद आमिल आए, उस घर में दाखिल हुए, उन्होंने पूरे घर को देखा, पढ़ाई की, एक एक हिस्सा उन्होंने देखा। ऊपर तो भी हम लोगों को आना जाना था ही नहीं इतना, नीचे इतना हम लोग डरे हुए थे। तो उनका ये कहना था कि ये मकान जो है, इस घर में चुड़ैल का बसेरा है, बहुत ज़्यादा हावी, नुकसान देने वाली वो चीज़ है, यानी वो हावी हो जाती है इंसान पर। जब वो हावी होगी तो वो नुकसान भी पहुंचाएगी। ये वो मखलूक है जो अक्सर सोए हुए लोगों पर हमलावर हो जाती है, या कभी कभार ही ऐसे अपना आप जाहिर करती है कि नुकसान दे देती है, जैसे भाई को धक्का दिया। इसी तरह से जैसे मैंने रात को देखा, वो मेरी चारपाई के पास बैठी थी। उनका ये कहना था कि इसको निकाला नहीं जा सकता, ये बसेरा पुराना है, 2 जगहों पर है, ये 7 वाले हिस्से में भी बहुत ज़्यादा इसका बसेरा है, और ये यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी इसलिए आई है क्योंकि ये जगह पहले खाली थी, इसीलिए वीरान होने की वजह से आसिफ ज़्यादा होगी। जब आप लोग आए हैं तो आप लोगों की आने से वो तंग हो रही है, इसलिए अपना आप जाहिर कर रही है। अब अबू ने कहा कि हमें तो इस घर में अभी आज 9 से 8-9 दिन हुए। उनका ये कहना था कि जितनी जल्दी होता है इस घर को छोड़ दें,
जैसे जैसे इस घर में आप लोग रहेंगे उतना उतना आप लोगों को नुकसान देगी, और ये जानी नुकसान देने वाली मखलूक है। ये वो नहीं है कि थोड़ा बहुत जाहिर हो गई तो टल जाएगी, नहीं, ये बहुत नुकसान देती हैं। अभी तो ये आप लोगों को ऐसे नजर आ रही है, बाद में ये अगर किसी एक आधे इंसान पर इसका असर हो गया तो ये ज़हनी तवाज़ुन भी पलट देती हैं। जब ये बातें सुनी हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए। मेरा वो हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ था जो जला था, उसका अभी भी निशान बाकी था। मुनामी ने जब मेरा हाथ देखा तो उनका ये कहना था कि काफ़ी अरसा लगेगा इस निशान को जाते जाते, क्योंकि ये आम जला हुआ निशान नहीं है, ये उसके छूने का निशान है। शुक्र करो वहाँ से हट गई हो, ये निशान तुम्हारे चेहरे पर भी आ सकता था। जब मैंने ये बात सुनी मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर हम लोगों ने घर ढूंढना शुरू कर दिया। वो हमें मना करके गई कि आपने कोई पढ़ाई नहीं करनी यहाँ पर इसको निकालने की, कोई यहाँ पर आयतल कुर्सी पढ़कर घर के ऊपर नहीं फूकनी, अपने ऊपर फूके। घर के ऊपर आप हिसार नहीं कर सकते, घर के ऊपर हिसार करेंगे बहुत सख्त नुकसान उठाएंगे। वो और जाहिर होगी, और इतनी जाहिर होगी कि चलती फिरती सामने नजर आने लग जाएगी। ना वहाँ पर पढ़ाई कर सकते थे, ना वहाँ पर कोई तावीज़ लगवा सकते थे। बिलाखिर मजबूरन घर छोड़ना ही था। तब समझ आई कि इस घर का रेंट इतना कम क्यों था। फिर से अब्बू ने घर ढूंढना शुरू कर दिया तो हम लोगों को फारूक कॉलोनी में घर का पता चला। कहाँ वाटर सप्लाई और कहाँ फारूक कॉलोनी, इतनी दूर। अब्बू ने कहा कि जो भी है जान छुड़वानी है, यहाँ से तो निकलना है। इस घर का भी जो हम लोगों ने एडवांस वगैरह दिया था, जो किराया वगैरह दिया हुआ था, सब हम लोगों ने वहीं छोड़ा। इस घर को फाइनल किया। हम लोगों ने इस घर में शिफ्टिंग शुरू कर दी। सामान तो भी इतना सेट ही नहीं हुआ था, बस जो मेन चीज़ें थी वही थी। ना ये भी अलमारियों में हम लोगों ने कोई कपड़े वगैरह जोड़े थे, फुर्सत ही नहीं हुई। आते साथ ही वो हमले शुरू हो गए जिन्नात के। जिस वक्त हम लोगों की इस घर में आखिरी रात थी, उस रात उसने हमें बहुत डराया, बहुत ज़्यादा डराया हमें। पहले ऐसा लगा आधी रात को जैसे कोई शहर में झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू लगने की आवाज़ आती रही रात भर। झाड़ू लगने की आवाज़ के थोड़ी देर के बाद किसी के रोने की आवाज़, साथ जैसे कोई पायल छन छन कर रहा है। कोई वो जो घगरे वाली हमने देखी थी मखलूक जो थी, वही जैसे बार बार सामने कभी इस तरफ कोई जाता हुआ परछाई नजर आती, कभी इस तरफ कोई साया काला सा नजर आता। और ये काम शुरू हो चुका था तकरीबन रात 12 बजे के फौरन बाद। उस दिन इतनी शदीद गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि कमरों के अंदर बैठा नहीं जा रहा था। जैसे ही बाहर आते थे आवाज़ें शुरू हो जाती थी। आज हम लोगों ने चारपाई सहन में बिछाई हुई थी। जैसे ही हम लोग सहन में लेटने के लिए चारपाइयों पर गए सोने के लिए, ऐसा लगा जैसे कोई इतनी तेज आंधी चल रही है कि दरख्त टूट जाएंगे। दरख्त झूल रहे थे। अम्मी ने कहा ये तो एकदम इतना तेज तूफान आ गया। चारपाई उठाई, बरामदे में आए। 1 मिनट भी बामुश्किल गुजरा होगा, चारपाई बिछाई थी, वो आंधी रुक गई। जैसे कुछ है ही नहीं, ना कोई मिट्टी ना कोई हवा, सब बंद हो गया। वो रात हम लोगों ने तकरीबन जाकर गुजारी। खौफ से नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही सोने की कोशिश करते कोई आवाज़ शुरू हो जाती, कभी कोई आहट शुरू हो जाती। अब्बू ने कहा कि इंशाल्लाह कल तो हमने यहाँ से चले ही जाना है, कोई नहीं आज की रात मुश्किल है गुजार लेते हैं। सुबह हम लोग जल्दी जाके नाश्ता वगैरह किया। सेन में इतनी मिट्टी बिखरी हुई थी। आज हम लोगों ने इस घर को फाइनली छोड़ जाना था। फिर हम लोगों ने दोपहर तक अपना बाकी का सामान भी इस घर में शिफ्ट किया। शाम मगरिब से पहले पहले हम लोग इस घर से निकल गए। नए घर में जाकर हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम लोग इस घर से निकल आए। उस आफत सदा चुड़ैल वाले घर से हम लोग निकल कर आए। वहाँ का एक एक लम्हा, एक एक जो टाइम होता था शाम के बाद, वो किसी खौफ से खाली नहीं होता था। मुझे आज भी वो दिन जब याद आते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोग इस घर में कुल मिलाकर 11 दिन रहे थे। 11वें दिन तो हम लोग वहाँ से
तकरीबन 11 या 12 दिन हद होगी, इससे ज़्यादा नहीं। हम लोग वहाँ से निकल गए थे क्योंकि जब वो आमिल बता कर गए थे उसी दिन से अब्बू ने घर ढूंढना शुरू कर दिया था। रात तक हमें घर का पता चला, अब्बू देख कर अब्बू ने फाइनल कर दिया। अगले दिन से सामान उठाना शुरू कर दिया था, बिना सोचे समझे, डिस्कशन भी नहीं की हम लोगों ने। तो ये उस घर की, वाटर सप्लाई वाली साइड वाले घर की कहानी थी। बाद में अब्बू को पता चला कि कुछ लोगों ने बताया कि वाटर सप्लाई की वजह से भी उस लाइन में जितने घर थे वो आसेब ज़दा थे, क्योंकि वाटर सप्लाई में भी बहुत कदीम पुराने दरख्त हैं, तालाब है वहाँ पर बहुत जिन्नात हैं, बहुत सारे जिन्नात का बसेरा है वहाँ पर। उस वजह से भी उन साइडों के जो घर थे वो कुछ आसेब ज़दा थे। कुछ कहते हैं कि घर पुराने बहुत ज़्यादा थे, जिन लोगों ने बनाए, ज़माने बीत के उनको बनाए हुए भी वो घर कभी किसी ने आबाद किए तो कभी किसी ने वीरान छोड़ दिए। इस घर की हिस्ट्री ये पता चली थी कि घर 50 साल से खाली था, बंद था। जिनका ये घर था वो मालिक भी, उनकी डेथ हो गई। एक बेटा था, पता नहीं इसकी डेथ हो गई थी कि वो बाहर चला गया था, मुझे भी याद नहीं है। उस घर में किसी का आना जाना था ही नहीं। वो किसी रिश्तेदार को आया ख्याल तो उसने इस घर को रेंट आउट कर दिया। उनसे पहले भी एक फैमिली इस घर में आई थी। उस घर के आसपास हमें उस इलाके का कभी कोई मोहल्लेदार नजर नहीं आया। हालांकि गली में और भी घर थे, ये कॉर्नर वाला था ना। हमने उस तरह किसी को आते देखा ना जाते देखा। ऐसे लगता था वो घर किसी को नजर ही नहीं आता या उस घर को कोई देखना ही नहीं चाहता। ये मामला थे उस घर के। वो बहुत खौफनाक घर था। तो ये हमारी कहानी थी। बहुत शुक्रिया रिजवाना आपका। जिस इंसान के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, जो गुजार कर आते हैं, जो सब कुछ सह कर आते हैं, वही जानते हैं। उनको कहानी में या लफ्ज़ों में तो मैं सिर्फ बयान कर सकती हूँ, लेकिन जिसके साथ बीती होती है उसका तजुर्बा कुछ और ही होता है। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। जब भी कोई घर लेते हैं तो लाजमी छानबीन किया करें, लाजमी। फिर घरों को दिया करें, चाहे जितनी भी मजबूरी है। लेना तो फिर भी हम लोगों ने उसकी कोई पेमेंट दे कर या उसकी कीमत अदा कर कर ही लेना होता है। कभी भी आंखें बंद करके किसी भी जगह को नहीं ले लेते। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। नमाज पढ़कर अपने लिए दुआ किया करें। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nusheemir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इसलिए जो मेरा चैनल था रात की कहानियाँ, उसकी मोनेटाइजेशन बंद हो गई है फ़िलहाल टेम्परेरीली। बहुत से चैनल्स की बंद हुई है लोगों के, तो मेरे भी उस एक चैनल की इसमें से बंद हुई है। तो शायद अभी मैं उस पर काम ना करूं, हो सकता है मैं नया चैनल स्टार्ट करूं। तो इंशाल्लाह अगर मैंने नया चैनल स्टार्ट किया तो आप लोगों ने इसको ज़रूर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब करना है और इसको भी कामयाब बनाना है। वो भी मेरा हॉरर स्टोरीज वाला ही चैनल होगा, उस पर भी हॉरर स्टोरीज ही आएंगी। तो उस पर मैं वर्कआउट कर रही हूँ। आप लोग भी चाहें तो मुझे कोई सजेशन दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह नया चैनल मैं स्टार्ट करूँगी अब, तो वहाँ पर आप लोग स्टोरी सुनेंगे। फ़िलहाल रात की कहानियों पर मैं स्टोरी पोस्ट नहीं कर रही। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।